बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर में हमारे सिलेबस में जो लास्ट डिसऑर्डर है, तीसरी और आखिरी बीमारी जो है अल्सर, वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि अल्सर है क्या। अल्सर दरअसल ये है कि एलिमेंट्री कैनाल जो है ना, इसके अंदर सोर्स यानी कि कुछ ज़ख़्म हो जाते हैं। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ज़ख़्म हो जाने को हम अल्सर कहते हैं। अमूमन जो ज़ख़्म होते हैं ये होते हैं स्टमक के अंदर, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल जिस तरह हम जानते हैं कि एसोफेगस से लेकर एनस तक जाती है, तो यहाँ पर ये स्टमक के अंदर जो ज़ख़्म है ना, अमूमन तौर पर यहाँ पर होते हैं। तो अगर ये स्टमक के अंदर ये अल्सर हुआ है तो इसको हम कहेंगे गैस्ट्रिक अल्सर। अगर यही ज़ख़्म ड्यूडिनम के अंदर हुआ है तो इसको हम कहेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर होता है ड्यूडिनम में, तो इसको हम कहेंगे ड्यूडिनल अल्सर। और इसी तरह अगर एसोफेगस में हो जाता है तो इसको हम कहेंगे एसोफेगल अल्सर। तो ये तो हो गया हमारे पास कि हम अल्सर, पेप्टिक अल्सर जो है ये बीमारी का नाम है। ये क्या है? मैदे के अंदर ज़ख़्म हो जाना। तो ये सिर्फ मैदे के अंदर नहीं होते, ये पूरे एलिमेंट्री कैनाल में कहीं भी हो सकते हैं। मैदे के अंदर हो सकते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो सकते हैं, एसोफेगस में हो सकते हैं, किसी भी जगह पर ही हो सकते हैं। अगर मैदे के अंदर है तो उसको गैस्ट्रिक अल्सर कहेंगे, ड्यूडिनम के अंदर है तो ड्यूडिनल अल्सर कहेंगे, और एसोफेगस के अंदर है तो एसोफेगल अल्सर कहते हैं। अब यह है इसकी अलामात क्या होती हैं जी। इसकी अलामात ये हैं जी, मैदे के अंदर जलन है या बर्निंग का या तकलीफ़ का एहसास होता है। फिर यह है कि रिगर्गेशन के साथ, रिगर्जिशन के साथ आपको होगा, यानी उबकाई महसूस होती है, और उसके साथ ही मुंह से जो थूक है वो निकल आता है, यानी उबकाई आती है और जो है थूक बहने लगता है। ये इसकी अलामत है। और यह है कि भूख का ना लगना, भूख आपकी ख़त्म हो जाती है। जब भूख ख़त्म हो जाती है तो साथ ही वेट लॉस हो जाता है, यानी वज़न तेज़ी से कम होना शुरू हो जाता है। और उसके साथ साथ बहुत अगर सीवियर केस है तो खून की उल्टी भी आ सकती है। तो ये इसकी अलामात होती हैं, मैदे का जलना, मुंह से उबकाइयाँ आना, और उसका थूक का खारिज होना, भूख का चले जाना, वज़न गिरने लग जाना, और बहुत सीवियर केसेस में उल्टी का आना। अब इसकी वजूहात क्या हो सकते हैं, किन वजूहात की बुनियाद पर ये हो सकते हैं? एक तो ये है कि अपने इन्फेक्शन की वजह से, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया होते हैं, ये बैक्टीरिया जो है ये इन्फेक्शन फैला दें तो भी ये हो सकता है। उसके अलावा अगर आप ज़्यादा देर तक NSAIDs अगर इस्तेमाल करते हैं, नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, अगर आप ये इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से भी आपको अल्सर हो सकता है। अब ये क्या हैं? ये ऐसी इन्फ्लेमेटरी, एंटी इन्फ्लेमेटरी, यानी कि जो आपके जिस्म के अंदर अगर कोई इन्फेक्शन है, कोई जलन है, सोजिश वगैरह है, उसको ठीक करने वाली ऐसी दवाई जो कि स्टीरॉयड नहीं है। यानी स्टीरॉयड तो नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर आप इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी जो मैदे को, जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल है उसको मुतासिर कर सकता है, उसके अंदर ज़ख्म हो सकते हैं। यानी ये जो आम एस्प्रिन और पैरासीटामोल और ब्रूफन, इसका अगर आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये भी मैदे में अल्सर का सबब बन सकता है, या एलिमेंट्री कैनाल में अल्सर का सबब बन सकता है। उसके अलावा अगर शराब नोशी करते हैं या सिगरेट नोशी करते हैं तो ये दोनों चीज़ें भी इसका अल्सर का बायस बन सकते हैं। और एक स्ट्रेस जो है, ये बराह रास्त वजह तो नहीं है, लेकिन ये इस तरह हो सकता है कि अगर अल्सर हो गया है तो इन दूसरी जो सिम्पटम्स हैं इनमें ये इजाफा कर सकता है, कि अगर स्ट्रेस आप लेंगे तो ये जो आपकी बाकी की जो अलामात हैं उनको ये और ज़्यादा बढ़ा देता है। यानी बराह रास्त तो ये वजह नहीं है, लेकिन ये जो दूसरी अलामात होती है उनको वर्स कंडीशन में ले जाता है, इंतहाई बदतरीन हालत तक उनको पहुंचा देता है। तो स्ट्रेस इसमें लेना और ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है, यानी पहले से अगर है तो इसको बढ़ा ज़्यादा सकता है, ये इसका काम होता है। इसलिए स्ट्रेस से भी बचना चाहिए। अच्छा, आगे क्या, इसके ट्रीटमेंट किस तरह से होता है? हम एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करते हैं, यानी इस तरह के हम अद्वियात इस्तेमाल करते हैं। जो ये वाला जो वायरस था, ये वाला वायरस ना, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया जो है, सॉरी ये वायरस तो है नहीं, बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया के इलाज के लिए, इसने जो इन्फेक्शन फैलाया है उसको इलाज के लिए जो अद्वियात होनी चाहिए वो इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा हम इस्तेमाल करते हैं जी एंटासिड्स, यानी वो अद्वियात जो एसिड को न्यूट्रलाइज करती हैं। फिर होता है जी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का मतलब होता है रोकना। प्रोटॉन पंप, हमारे मैदे के अंदर दरअसल वो होते हैं, पंप्स लगे होते हैं जो प्रोटॉन खारिज करते हैं, यानी H पॉजिटिव आयन देते हैं। अब ये H पॉजिटिव आयन जो हैं ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं, HCl बनाते हैं। तो हमने ऐसी अद्वियात इस्तेमाल करनी है जो जाके इन पंप्स को बंद कर देते हैं। अब यहाँ से मज़ीद तेज़ाब खारिज नहीं होता, यानी आयन खारिज नहीं होते। आयन खारिज नहीं होते तो फिर वो HCl नहीं बनाते। तो ये इसका तीसरा इलाज हमने जो यहाँ पढ़ लिया है। एक तो हमने अद्वियात खानी है जो
हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया को से ने जो इन्फेक्शन फैलाया उस इन्फेक्शन को ख़त्म करें, या हमने वो अद्वियात खानी है जो एसिड को न्यूट्रलाइज़ करें, या हमने सिरे से जाके वो जहाँ से प्रोटॉन्स खारिज हो रहे थे उन्हीं पंप्स को ही हम जाके रोक दें, अपना काम करने से उनको मना कर दें, वे ऐसी अद्वियात खा लें, तो ये इसके इलाज हो जाएंगे अल्सर के। अच्छा, इससे हम बचा कैसे जा सकता है कि हमने बहुत ज़्यादा मिकदार में पेन किलर्स वगैरह, एंटीबायोटिक्स वगैरह इस्तेमाल नहीं करनी। फिर यह है कि बहुत ज़्यादा मिर्च मसालों वाले जो चटखारेदार खाने हैं, स्पाइसी फूड्स हैं, इनसे भी हमने बचना है। और एक और चीज़ जो हमें इससे बचा सकती है, अगर हम अपनी खुराक पर ध्यान रखते हैं, बैलेंस डाइट खाते हैं जिसमें तमाम चीज़ें जो है मुनासिब मिकदार में हमें फ़राहम हो जाती हैं हमारे जिस्म को, तो ये जो बैलेंस डाइट है ये भी हमें अल्सर से बचा सकती है। अब हम चले जाते हैं रीडिंग की जानिब, हम इसको वहाँ से पढ़ भी लेते हैं जी। क्या है ये है जी हमारे पास अल्सर। एक मिनट, इसको यहाँ पे रखें। हाँ, पेप्टिक अल्सर्स आर सोर्स दैट डेवलप इन वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। पेप्टिक अल्सर्स दरअसल वो ज़ख्म होते हैं जो एलिमेंट्री कैनाल में पैदा हो जाते हैं। पेप्टिक अल्सर्स वो ज़ख्म होते हैं जो एलिमेंट्री कैनाल में पैदा हो जाते हैं। अल्सर यूजली डेवलप इन द वॉल्स ऑफ स्टमक। आम तौर पर ये मैदे की दीवारों में पैदा होते हैं। एंड इज़ कॉल्ड गैस्ट्रिक अल्सर, और इन्हें गैस्ट्रिक अल्सर कहा जाता है। ठीक है, तो साथ के साथ हमारे उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए इबारत हम कवर करते जा रहे हैं। हाउएवर अल्सर्स में ऑल्सो डेवलप इन ड्यूडिनल अल्सर और एसोफेगल अल्सर। ताहम ये अल्सर ड्यूडिनम में भी पैदा हो सकते हैं जिसे ड्यूडिनल अल्सर कहा जाता है, या एसोफेगस में भी पैदा हो सकते हैं जिसे एसोफेगल अल्सर कहते हैं। कि ताहम ये जो अल्सर हैं ये ड्यूडिनम, लाजमी नहीं है कि मैदे के अंदर ही पैदा हो, ये ड्यूडिनम के अंदर भी पैदा हो सकते हैं, एसोफेगस के अंदर भी पैदा हो सकते हैं। और तो जो ड्यूडिनम में पैदा होगा उसको हम ड्यूडिनल अल्सर कहेंगे, और जो एसोफेगस में पैदा होगा इसको हम एसोफेगल अल्सर कहेंगे। ताहम अल्सर ड्यूडिनम में भी पैदा हो सकते हैं जिसे ड्यूडिनल अल्सर कहते हैं, या ये एसोफेगस में भी पैदा हो सकते हैं जिसे एसोफेगल अल्सर कहते हैं। ये हो जाएगी हमारे उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए इबारत। साइंस एंड सिम्पटम्स, इसकी अलामात। बर्निंग स्टमक पेन, मैदे में जलन होना, तकलीफ़ होना। रश ऑफ स्लाइवा आफ्टर रिगर्जेशन, उबकाई आने के बाद स्लाइवा का बहना, ये भी इसकी एक अलामत है जी। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख का चले जाना। और वेट लॉस, वज़न का कम हो जाना। ब्लड वॉमिटिंग इन स्वेयर केसेस, और इंतहाई शदीद बीमारी की सूरत में खून की उल्टी आ जाना। आर द सिम्पटम्स ऑफ अल्सर्स, ये तमाम अल्सर की इलामात हैं। ठीक है, उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए इबारत भी दोहरा देता हूँ, और हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को का कॉन्सेप्ट भी मज़ीद वाज़ेह हो जाएगा कि मैदे में जलन होना, मैदे में जलन के साथ तकलीफ़ होना, उबकाई आने के साथ मुंह से थूक का बहना, भूख का चले जाना, वज़न का कम हो जाना, और बीमारी की इंतहाई शिद्दत में खून की उल्टी आ जाना, ये तमाम अल्सर्स की अलामात हैं। ठीक है, आगे हम इसकी कॉजेज़ के बारे में पढ़ लेते हैं। कॉजेज़ क्या हैं जी? इन्फेक्शन ड्यू टू हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हो जाना। लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, लंबे अरसे तक NSAIDs का इस्तेमाल, यानी नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का इस्तेमाल। आप इसी तरह, जैसे ये है लफ्ज़, इसको इसी तरह इंग्लिश में लिख देंगे। लंबे अरसे तक नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का इस्तेमाल। एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन, कसरत से शराब नोशी करना। स्मोकिंग, सिगरेट नोशी करना या तंबाकू नोशी करना। आर कॉजेज़ ऑफ अल्सर्स, ये तमाम अल्सर की वजूहात हैं। ठीक है, और हम लास्ट लाइन भी पढ़ लेते हैं, तो फिर उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए इबारत भी दोहरा देंगे कि ये सारी जो हमने चीज़ें गिनी हैं वो उस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन, ज़्यादातर तक इस तरह की पेन किलर्स वगैरह लेना, शराब नोशी और सिगरेट नोशी, ये सब इसकी वजूहात हो सकती हैं। स्ट्रेस कैन ऑल्सो बी काउंटेड इन इट्स कॉजेज़, स्ट्रेस को भी इसकी वजूहात में काउंट किया जा सकता है, बट इट इज़ नॉट अ डायरेक्ट कॉज, लेकिन ये एक बराह रास्त वजह नहीं होती। इट कैन मेक सिम्पटम्स वर्स, ये सिर्फ़ और सिर्फ जो इलामात हैं उनको ज़्यादा बदतरीन हालत तक पहुंचा सकती हैं। यहाँ पर ये पैरेंथेसिस नहीं होना था। अच्छा, अब उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए इबारत साथ के साथ हम दोहरा दें, वो क्या है जी? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हो जाना, ज़्यादा लंबे अरसे तक नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का इस्तेमाल,
कसरत से शराब नोशी और तंबाकू नोशी, ये तमाम अल्सर की वजूहात हैं। स्ट्रेस को भी अल्सर की वजूहात में गिना जा सकता है, लेकिन ये इसकी बराह रास्त वजह नहीं है। ताहम ये इसकी इलामात को बदतरीन ज़रूर कर सकती है। ठीक है, ये हमारे उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए इबारत हो जाएगी। ट्रीटमेंट, इलाज, एंटीबायोटिक्स टू क्लियर एच पाइलोरी इन्फेक्शन, ऐसी अद्वियात जो एच पाइलोरी इन्फेक्शन को ठीक करें वो। मेडिसिन्स कॉल्ड एंटासिड्स एंड प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, वो अद्वियात जो वो अद्वियात जो तेज़ाब को न्यूट्रलाइज़ करती हैं या प्रोटॉन पंप को उनका काम करने से रोकती हैं। वो अद्वियात जो तेज़ाब को न्यूट्रलाइज़ करती हैं और प्रोटॉन पंप्स को उनका काम करने से रोकती हैं। आर ट्रीटमेंट ऑफ अल्सर्स, ये अल्सर्स का इलाज हैं। वो अद्वियात जो एच पाइलोरी इन्फेक्शन को ठीक करती हैं, वो अद्वियात जो तेज़ाब को न्यूट्रलाइज़ करती हैं और प्रोटॉन पंप को अपना काम करने से रोकती हैं, ये अल्सर का इलाज हैं। ये हमारा इसकी इबारत हो जाएगी उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए। प्रिवेंशन, बचाव, अवॉइडिंग एक्सेसिव यूज़ ऑफ पेन किलर्स, कसरत से पेन किलर के इस्तेमाल से बचना। ठीक है, यानी इसको ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल नहीं करना। अवॉइडिंग स्पाइसी फूड्स, चटखारेदार मसालेदार खानों से परहेज़। ईटिंग अ बैलेंस्ड डाइट और मतवाज़न ग़िज़ा खाना कैन प्रिवेंट अल्सर्स, ये अल्सर से बचा सकता है। तो पेन किलर के ज़्यादा इस्तेमाल से बचना और जो है चटखारेदार खानों से परहेज़ और मुनासिब और मतवाज़न ग़िज़ा खाना हमें अल्सर से बचा सकता है। पेन किलर्स के ज़्यादा इस्तेमाल से बचना, चटखारेदार खानों से परहेज़ और मतवाज़न ग़िज़ा खाना हमें अल्सर से बचा सकता है। तो अब इसको हम दोबारा जो है जल्दी सम अप कर लें कि जो पेप्टिक अल्सर ये क्या होता है। ये दरअसल ऐसे ज़ख्म हैं जो एलिमेंट्री कैनाल में पैदा होते हैं। ये कहीं भी पैदा हो सकते हैं। अगर मैदे में होंगे तो हम उनको गैस्ट्रिक अल्सर कहेंगे, अगर ड्यूडिनम में होंगे तो उनको ड्यूडिनल अल्सर कहेंगे, अगर एसोफेगस में होंगे तो एसोफेगल अल्सर कहेंगे। अलामत इसकी ये हैं कि जी मैदे में तकलीफ़ होती है, जलन होती है और अगर आपको उबकाई आती है तो साथ सलाइवा ख़ारिज हो जाता है, थूक साथ ख़ारिज होता है। उसके अलावा भूख चली जाती है, भूख ख़त्म हो जाती है, वज़न कम होता है और अगर बहुत ही बीमारी अपनी शिद्दत इख्तियार कर गई है तो फिर आपको खून की उल्टी भी आ सकती है। ये सारी इसकी अलामात हैं अल्सर की। इसकी वजह हो सकती है एच पाइलोरिक बैक्टीरिया, ज़्यादा लंबे अरसे तक अगर आप NSAIDs इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा शराब नोशी और सिगरेट नोशी इसकी वजह हो सकती है। स्ट्रेस को भी तकरीबन एक वजह गिन सकते हैं, लेकिन वो बराह रास्त वजह नहीं है, वो सिर्फ जो दूसरी वजूहात हैं उनको ज़्यादा सख्त कर देती है। उसके अलावा इसका इलाज ये है कि हम एंटीबायोटिक्स ऐसे इस्तेमाल करें जो उस इन्फेक्शन को ठीक करें या हमारे मैदे की तेज़ाबियत को ख़त्म करें। तो इस तरह से हम इसका इलाज कर सकते हैं। उसके लिए एंटासिड्स भी होते हैं और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं उसका इलाज। और इसके अलावा अगर हम शुरू से ही पेन किलर्स का इस्तेमाल कम करते हैं, चटखारेदार खाना नहीं खाते और एक मतवाज़न ग़िज़ा खाते हैं तो हम वैसे भी इस बीमारी से अपने आप को बचा सकते हैं।